अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम से मुराद ये है कि आपने किसी भी एक्सरसाइजेस की रेपिटेशन, सेट्स और इंटेंसिटी पर सेशन कितनी रखी। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी पेशेंट को 10 रेपिटेशन कराई, उसके 2 सेट्स कराए और मैंने 5 kg का पेशेंट को वेट लिफ्ट कराया। ये चीज़ थी, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द एक्सरसाइज डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर। अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, वेट आपने ज़्यादा लिफ्ट कराया है, तो आपकी रेपिटेशन कम होगी। इसी तरह अगर आपने वेट कम लिफ्ट कराया तो आपकी रेपिटेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, हायर लोड होगा तो फ्यूअर रेपिटेशन होगी, इसी तरह लोअर लोड है तो ज़्यादा रेपिटेशन हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आती है रेपिटेशन। रेपिटेशन में कहते हैं कि कंटिन्यूस मूवमेंट पर सेट कितनी हो रही है, विदाउट ब्रेक आप कितनी मूवमेंट करा रहे हैं, वो रेपिटेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि हमारे पास ना टिपिकल रेंजेस क्या होती हैं। 75% अगर हम ले रहे हैं तो 10 रेपिटेशन, 60 है तो 15 रेपिटेशन, 90 है तो 4 to 5 रेपिटेशन। ये ना हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपके पास रेपिटेशन मैक्सिमम क्या होती है और उसका कितना वेट आपने लिफ्ट कराना होता है। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रेपिटेशन, मैंने जैसे कि आपको बताया था, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। और अगर हम लोग 75% ऑफ द 1 रेपिटेशन मैक्सिमम वेट को लिफ्ट कराने हैं तो हम 10 रेपिटेशन। इसी तरह अगर 90% करा रहे हैं तो 4 to 5 रेपिटेशन। जब हमारा वेट ज्यादा होता जाएगा तो रेपिटेशन कम होती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आते हैं सेट्स ऑफ द एक्सरसाइज। सेट ऑफ एक्सरसाइजेस वो कहते हैं कि कंसेक्टिव रेपिटेशन का ग्रुप। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 रेपिटेशन पेशेंट को कराई है, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली कराई है। उसके बाद मैंने एक रेस्ट का इंटरवल दिया और उसके बाद फिर मैंने 10 रेपिटेशन कराई। तो ये कितने हो गए, 2 सेट्स हो गए 10 रेपिटेशन के। ठीक है, ये चीज आती है। फिर हमारे पास सिंगल सेट वो कहते हैं कि अर्ली फेज के लिए जरूरी होता है। मल्टीपल सेट हम कराते हैं जब हमारे पास एडवांस ट्रेनिंग का फेज आता है। अब इसके अंदर ना उसने कहा कि ट्रेनिंग का जो फोकस होना चाहिए ना, वो आपके पास ना 2 चीजें होती हैं, या तो आपने स्ट्रेंथ इंप्रूव करानी है या आपने इंड्योरेंस इंप्रूव करानी है। अगर तो आपने स्ट्रेंथ इंप्रूव करानी है तो आपने क्या करना होता है, इंटेंसिटी ज्यादा रखनी होती है, यानी 60 to 80% ऑफ द रेपिटेशन मैक्सिमम यूज करना होता है। इतना वेट, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट की कैपेसिटी थी कि वो 10 kg वेट लिफ्ट कर रहा था, यानी उसकी 10 kg जो है वो रेपिटेशन मैक्सिमम थी, तो मैंने अब उसको 6 से 8 kg के अंदर जो है वो लिफ्ट करवाना है। अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना चाहती हूँ। इसी तरह फटीग, अगर फटीग एट 8 to 12 रेपिटेशन हो जाती है पेशेंट को, ठीक है, और 2 to 3 सेट्स कराने होते हैं। इसी तरह मैंने जो है वो इंड्योरेंस के अंदर मैंने लोड कम रखना है, लेकिन रेपिटेशन मेरी 40 to 50 तक भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल टिप है, वो कहते हैं कि पोस्ट इंजरी आप लोगों ने हमेशा जो है वो क्या करानी होती है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग करानी होती है। और इसी तरह उसने बताया कि मोबिलाइजेशन के बाद टाइप 1 फाइबर जो है वो इजीली जल्दी एट्रोफी हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ना स्लो फाइबर कन्वर्जन होती है अगर हमारे पास एंटी ग्रेविटी मसल की एट्रोफी हो जाए। ठीक है, हमारे पास आते हैं एक्सरसाइज ऑर्डर। अब एक्सरसाइज ऑर्डर बेसिकली कहते हैं कि हम लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हम लार्ज मसल से स्टार्ट करते हैं और फिर स्मॉल मसल्स के ऊपर जाते हैं। इसी तरह मल्टी जॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर सिंगल जॉइंट के हाई इंटेंसिटी जाते हैं, फिर लो इंटेंसिटी। ना अब इसके पीछे एक रैशनल क्या है, वो कहते हैं कि ना लार्ज मसल्स के ऊपर हम काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर एक तो यही है कि स्टार्ट पेशेंट अब करता है ना तो उसकी मोटिवेशन जो है वो हाई होती है, वो फटीग नहीं होता, वो फ्रेश होता है, तो उसके लिए जरा एक्सरसाइज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, एक तो इसलिए। दूसरी चीज़ इसके अंदर ना यहाँ पर दूसरी मैटर कहती है कि ना हम लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारे जो मसल्स होते हैं ना, जो लार्जर जॉइंट्स होते हैं, चूंकि उनकी ब्लड सप्लाई भी रिच होती है, उनकी न्यूरल सप्लाई भी रिच होती है, तो उनके ऊपर एक्टिविटी करना ना जरा ज्यादा आसान होता है। फिर अगर हम लोग फिंगर्स की मूवमेंट पेशेंट को ट्रेन करें, फॉर एग्जांपल शोल्डर के ऊपर मूवमेंट करना आसान, उसके स्ट्रेंथनिंग, जबकि फिंगर के अंदर इतना ज्यादा आसान नहीं होता। ठीक है, फाइन मूवमेंट्स को पेशेंट को एजुकेट करना मुश्किल होता है, ग्रोस मूवमेंट पेशेंट इजीली कर पाता है। ठीक है, मेन मूवमेंट्स उससे हो जाती हैं। तो ये चीज ना कॉन्सेप्ट न्यूरो का कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यही है कि सेशन पर डे पर वीक कितने होंगे, ठीक है, एक मसल ग्रुप के ऊपर, और ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, गोल्स और ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल गाइडलाइंस ये होती है कि इनिशियल फेज के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लो इंटेंसिटी की होनी चाहिए, और डेली भी आप कर सकते हैं। फिर हमारे प्रोग्रेशन है, वो कहते हैं कि आपने 2 to 3 आहिस्ते से आपने इंक्रीज करना शुरू करनी है इंटेंसिटी। सो 2 से 3 हफ्तों में, सेशंस भी एक हफ्ते के अंदर काफी है। मेंटेनेंस के लिए आपने 2 सेशंस पर वीक लेने हैं। ठीक है, और अगर आपने पेशेंट चिल्ड्रन और एल्डरली पेशेंट है उनके लिए 2 to 3 सेशंस पर वीक, और इसी तरह एथलीट्स हैं तो उनके लिए 6 days पर वीक जरूरी होता है, क्योंकि उनकी आपने स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है। वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा लॉन्गर रेस्ट पीरियड बिटवीन एक्सरसाइजेज जो है वो चाहिए होता है, और इससे क्या होता है, डोम्स यानी डिलेड ऑनसेट मसल सॉन्डनेस का रिस्क जो है वो क्या होता है, कम होता है। फिर आपको पता है ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास ना ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग पूरे 2 महीनों के लिए उसको करा रहे थे, 6 हफ्तों के लिए मैंने उसको कराई, ये चीज है। उसके बाद वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म यूजली हमारे पास 1 से 2 महीनों में पेशेंट इंप्रूव हो जाता है, लेकिन अगर क्रॉनिक इलनेस है और आप उसको में आपको चाहिए कि जैसे कि पेशेंट को अगर कोई मसला आता है तो उसके
मसल बार बार वीक हो जाती है, इन दैट केस क्रॉनिक इलनेस है ना, तो क्रॉनिक इलनेस के लिए आपको कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है। एडेप्टेशन के 2 to 3 वीक्स के अंदर न्यूरल एडेप्टेशन होती है, 6 to 12 वीक्स के अंदर जो है वो हाइपरट्रॉफी या वैस्कुलर चेंजेस आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रेस्ट इंटरवल बिटवीन द सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, यानी 10 रेपिटेशन के बाद मैं 10 सेकंड का होल्ड कर रही हूँ, दैट इज द रेस्ट इंटरवल। ठीक है, रेस्ट इंटरवल फटीग को प्रिवेंट करता है, एज अ रिजल्ट क्या करता है, डोम्स के रिस्क को जो है वो क्या करता है, कम करता है, यानी डेली डोर्सल मसल सोरनेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि ना बिटवीन सेट्स आपने क्या कराना होता है, कहते हैं हाई इंटेंसिटी है तो लॉन्गर रेस्ट पीरियड होगा, मॉडरेट इंटेंसिटी है तो 2 to 3 मिनट का, या लो इंटेंसिटी है तो उससे भी कम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बिटवीन सेशंस में क्या मतलब एक दिन के सेशन के बाद मैंने कितना रखना है, तो कहते हैं कि यूजुअली आप 48 आवर्स का करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए और पेशेंट की जनरल हेल्थ क्या है। अगर पेशेंट है वो जल्दी फिटिक हो जाते हैं जैसे कि चिल्ड्रन या एल्डरली, तो उसके लिए 3 मिनट्स के लिए बिटवीन सेट जरूरी होता है, और फिर आप लोगों ने उसको एक्टिव रिकवरी यूज करनी होती है, यानी साइकिलिंग वगैरह आप यूज करते हैं कि उसका मसल मूव भी रहे लेकिन रिलैक्सेशन भी यूज हो, क्योंकि रिदमिक मूवमेंट्स इसके अंदर आ जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड ऑफ द एक्सरसाइजेस। मोड ऑफ एक्सरसाइजेस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवरिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।